हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को रेसिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम इसके पहले ओम्स लॉ में कैसे आप प्रैक्टिकली रेसिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को निकाल के आप उसके अगर इसका ग्राफ ड्रा करिए वी एंड आई का, तो इसका स्लोप डिसाइड करता है कि रेसिस्टेंस क्या होगा। देखिए, रेसिस्टेंस हम आपको बताए थे कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें V और I का, द स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी कि V और I, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ V एंड I। यानी कि अगर हम कहें रेसिस्टेंस, व्हाट इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस अब प्रैक्टिकली हम वो क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस को क्या डिफाइन करेंगे। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी it is the property which oppose the flow of current and it is equal to the ratio ऑफ वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अब रेसिस्टेंस क्या है, हमने कहा रेसिस्टेंस किसी वायर को डिनोट किससे करेंगे, आप रेसिस्टेंस को ऐसे रेजिस्टेंस किसी वायर में दिखाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस। यानी द फिनोमेना विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। क्लियर। रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो करंट का विरोध करता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इसकी यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, जिसको आप लोग शिवलिंग का उल्टा कर दीजिए, शिवलिंग ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। ये होता है रेसिस्टेंस की SI यूनिट। अब क्लियर। अब हम आपको बताना चाहते हैं, हमने अभी रेजिस्टेंस के बारे में बताया, रेजिस्टेंस वो फिनोमेना होती है जो करंट का विरोध करती है। अब हम कहें व्हाट इज 1 ओम, तो आप फॉर्मूला हम आपको बताए थे, रेजिस्टेंस अगर it is the property of conductor which oppose the flow of current of 1 ampere when voltage is 1 volt। यानी अगर आप 1 वोल्ट रखेंगे तो R इज इक्वल टू 1/1 यानी 1 ओम उसका रेसिस्टेंस आएगा। क्लियर। यानी ओम इज द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अब हम आपको जरा एक चीज और बताना चाहते हैं, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर क्या होता है। देखिए, रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में अंतर क्या है, द फिनोमेना विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, एक बिहेवियर है, और रेसिस्टर इज द ऑब्जेक्ट। एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमने कहा कि ये बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, यानी रेसिस्टर इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर, the maximum property which oppose the flow of current। यानी रेसिस्टर इज द ऑब्जेक्ट। हम कहिए 2 ओम का रेसिस्टर है, ये रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, 2 ओम का रेसिस्टर है, यानी रेसिस्टर इज द ऑब्जेक्ट, रेसिस्टर इज द ऑब्जेक्ट having desirable resistance।
जैसे हम कहें एक बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो ये बल्ब एक ऑब्जेक्ट है जो 100 ओम का रेजिस्टेंस देता है, यानी इतना ये करंट का विरोध करता है जब उसमें फ्लो करता है। और रेजिस्टेंस, कोई पूछे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस में प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी जो अगर हम कहें हम इंसान हैं, हमारा बिहेवियर क्या होगा, रेजिस्टेंस, और जो इंसान कहलाएगा वो कहलाएगा रेसिस्टर। यानी द ऑब्जेक्ट विच हैविंग डिजायरेबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर एंड द प्रॉपर्टी विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट रेसिस्टेंस। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी को घटाएगा या बढ़ाएगा, किस किस फैक्टर पर डिपेंड होगा। अब देखिए, पहला है लेंथ ऑफ वायर। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। लंबाई जितनी बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए हम कहें एक आदमी एक रो में चल रहा है, और जितना देखिए रेजिस्टेंस, जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज ट्रांसफर करता है, मूव करता है। अब हम कहें अगर एक रो में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये जितना ज्यादा लंबा होगा उतना दूर तक विरोध होगा, और दूर तक विरोध होगा यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। अब हम जरा और भी प्रैक्टिकली, जैसे मान लीजिए जितना पतला वायर होगा, अब हम ये कहें दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। रीजन बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए खूब मोटा वायर है, ज्यादा मोटा वायर है, तो एक आदमी अगर एक रो में चल रहा है, मान लीजिए हमने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए अगर काउंटर पे फीस जमा हो रहा है, तो अगर एक ही काउंटर है, काफी लंबी लाइन है, तो काफी टाइम पीरियड कम लगेगा उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में, उतना अमाउंट ऑफ फीस कलेक्ट होने में। यानी कहने का मतलब यह है, जब यह मोटा वायर होगा तो मान लीजिए 3-4 काउंटर है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होगा। यानी जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना, अभी प्रैक्टिकली यही समझिए क्योंकि आप पैरेलल सीरीज अभी नहीं समझे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो R इज इक्वल टू L बाई ए, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब यहां पर ये रो क्या है, इसको कहेंगे रेसिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी ये एक किसी स्पेसिफिक, यानी कि किसी स्पेसिफिक नाम से ही लग रहा है। मान लो ये आयरन का है तो कुछ और रेजिस्टेंस, कॉपर का है तो, यानी कि ये बिहेवियर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ये अब अगर हम कहें व्हाट इज रो, ये रेसिस्टिविटी है और ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो अगर हम फॉर्मूला में इसको कैलकुलेट करें तो इसको अगर R इंटू ए अपॉन एल, अगर हम A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर ले लें और L की वैल्यू 1 मीटर ले लें तो R इंटू 1/1, यानी रेसिस्टिविटी को ये आ गया, रो इज इक्वल टू R, यानी रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हम कहेंगे रो इज द रेसिस्टेंस offered by conductor of unit length and
यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि रो इज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी ये फॉर्मूला जो आया आपका, ये हमको यानी पूरा फॉर्मूला आपने क्या लिखा, R इज इक्वल टू रो L बाई A, वेयर रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी एंड R इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यानी रो क्या है, रेसिस्टिविटी, L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये 4 पैरामीटर हैं, इसमें से जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग जैसा न्यूमेरिकल होगा आप निकाल लेंगे। आर इज द रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस चेंज होगा। यानी अगर किसी वायर की लंबाई अगर हम मान लो 2 मीटर रख दिए और उसकी रेसिस्टिविटी है 10 ओम, तो अगर हम उसकी लंबाई क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट रखें, तो अगर मान लीजिए एक वायर है, एक बार हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो एक 10 मीटर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस 25 ओम है। क्लियर? अगर इसको हम 20 मीटर कर दिए और क्रॉस सेक्शन वही रखें, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 20 मीटर है तो इसका रेजिस्टेंस यानी R1 की वैल्यू अगर 25 ओम है तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 ओम। यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया अगर तार मोटा होगा यानी थिकनेस उसकी अगर बड़ी हो ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस उसका घटेगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको जरा पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आपको कुछ आइडिया और बताना चाहेंगे। अब देखिए, अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उस फॉर्मूले में केस 1 R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रखा। मान लो कोई न्यूमेरिकल आ गया जिसमें यानी कि ये न्यूमेरिकल कैसा, लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज किया जाए। तो उस तरह के केस में अगर आपको लेंथ हो तो फॉर 2 केस, उसको एक केस ये मानेंगे जो इनिशियल हो गया और एक दूसरा केस मान लेंगे फाइनल। फॉर 2 केस अगर कोई न्यूमेरिकल आया तो R1 बाई R2, अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट। क्योंकि आप देखिए फॉर्मूला अगर आप पढ़ें, रो L बाई ए, रो तो हमेशा फिक्स होगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट कर दिए तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, केवल लेंथ। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 से आप क्वेश्चन लगा लेंगे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन अभी लगाया था, मान लीजिए इनिशियल लेंथ उसका क्या था, 25 ओम, और R2 आपसे पूछा जा रहा था इनिशियल लेंथ कितना था, 10 मीटर, और फाइनल लेंथ कितना था, 20 मीटर। ये कटा, R2 उधर गया तो R2 की वैल्यू आ गई 50 ओम। न्यूमेरिकली आप ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? यानी कि अगर लंबाई उम्बाई बढ़ाने वाला क्वेश्चन होगा तो इस तरह हम न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करेंगे। केस 2, अगर लेंथ कांस्टेंट है और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ए इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, तो आप सीधे फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो इस केस में जो फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, R1 बाई R2, तो R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो R1 के सामने A2 और इसके सामने A1। ये जब दिया है उसका क्रॉस सेक्शन तो ये, लेकिन आप ये जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किसी भी वायर का सर्कुलर, तो सर्कुलर होगा तो इसका हम लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर और पाई R1 स्क्वायर, R1 बाई R2, पाई पाई कट गया तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाकर आप यानी इसमें रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई क्वेश्चन दिया, हमने कहा एक वायर है जिसका लंबाई
कांस्टेंट है, लेंथ उसका कांस्टेंट है। अगर वो 2 मिलीमीटर का है और दूसरा वायर कितना है 4 मिलीमीटर का, अगर इसका रेसिस्टेंस 10 ओम है, यानी R1 की वैल्यू दी है, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू, इसके रेडियस को आप ऐसा करिए R1 स्क्वायर मानिए और इसके रेडियस को R2 स्क्वायर मानिए और R1 स्क्वायर मानिए, स्मॉल मानिए, ताकि दोनों R अलग रहे। क्लियर? तो इसमें आप क्या लेंगे, इसका R1 तो ये R1 के सामने R2 का स्क्वायर और ये R1 का स्क्वायर। अब R1 का रेजिस्टेंस कितना दिया है 10, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए जब 4 मिलीमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 मिलीमीटर और ये कितना आ गया 4 मिलीमीटर, तो दोनों का रेशियो 4/16 यानी कि 1/16। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी 4, ये इस साइड गया तो 10 × 4 यानी 40 ओम। क्लियर? शॉर्टकट तरीके से आपने निकाल लिया। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितना भी एक रेसिस्टेंस आप घटाएंगे या बढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा कि उसको उसके स्क्वायर से, जैसे इसका लेंथ अगर 2 मिलीमीटर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 4 मिलीमीटर हुआ, यानी कहने का मतलब है उसका रेजिस्टेंस क्या आ गया R2 की 40 ओम। आइए पहले केस में क्या था 10 जा रहे हैं। केस 3, अभी हमने बताया कि लेंथ बढ़ाई है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, क्रॉस सेक्शन एरिया तो स्क्वायर के प्रोपोर्शन था, R1 बाई R2 का स्क्वायर था, उस रेशियो से आप निकाल लेंगे क्योंकि रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। लेकिन मान लीजिए कोई वायर है, तो अगर कोई वायर को स्ट्रेच किया जाए, अगर किसी वायर को स्ट्रेच किया जाए, तो जैसे मान लीजिए आप आटा को अगर खींचे तो आटा क्या होगा, जैसे जैसे खींचेंगे पतला होता जाएगा। तो ये जान लीजिए अगर किसी का इनिशियल लेंथ, ट्रिक नोट कर लीजिए, इनिशियल लेंथ L है और उसका फाइनल लेंथ हम ट्वाइस यानी 2L कर लिए, यानी इसको स्ट्रेच करके, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब थिकनेस से रिलेटेड है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ये पतला हो जाएगा, ये हो जाएगा A/2। तो अगर मान लीजिए हमने क्वेश्चन ये दिया, यानी यहां पे हमने दुगना लेंथ इंक्रीज किया है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि उस क्वेश्चन में ये कहे कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन A है, ये आप अपने से खुद एज्यूम करिए। अगर मान लो उसको 2 टाइम्स स्ट्रेच किया जाए, तो उसको 2 टाइम्स उसी को स्ट्रेच कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उस केस में सबसे पहले हम केस 1 जब पहला इनिशियल लिए थे, तो इनिशियल लेंथ R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो R की वैल्यू 10, रो L की वैल्यू क्या है, लेंथ आपको L माने हुए, क्रॉस सेक्शन एरिया A माने, इसको इधर क्रॉस ब्रैकेट करें, रो की वैल्यू क्या हो गई 10A/L। अब केस 2, अब हमें R1 रेजिस्टेंस मान लीजिए उसको रो L बाई A। केस 2 में L बाई A, इसको स्मॉल a मान लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसमें स्मॉल मान लिए, इसमें कैपिटल मान लिए। अब देखिए इसमें रो की वैल्यू तो फिक्स होती है, रो डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, तो रो की वैल्यू क्या आ गई 10A/L। व्हाट इज द फाइनल लेंथ 2L, ये क्या था A/2, तो A से A कट गया, L से L कट गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 × 10 यानी 40 ओम। आंसर आ गया। यानी हमें क्या पता चला, अगर किसी वायर को स्ट्रेच किया जाए तो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पतली हो जाएगी। लेकिन एक ट्रिक नोट कर लीजिए, अगर किसी का इनिशियल रेजिस्टेंस दिया है और जितने टाइम्स उसको तुम स्ट्रेच कर रहे हो, मान लो उसको n टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हो, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा
फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, कैपिटल एल की वैल्यू एन एल हो जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगी ए बाई एन। और न्यूमेरिकल ट्रिक हम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जितना टाइम्स उसको स्ट्रेच करो उसका स्क्वायर करके, यानी कि अगर मान लो यही क्वेश्चन अगर हम लें तो कितने टाइम्स स्ट्रेच कर रहे थे 2, तो 2 का स्क्वायर और जितना रेजिस्टेंस है 10, यानी 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 इंटू 10 यानी 40 ओम आंसर आ गया एक ही स्टेप में। यानी कहने का मतलब यह है जितने टाइम्स, यानी रेजिस्टेंस निकालना है फाइनल रेजिस्टेंस, तो आर इज इक्वल टू शॉर्टकट फॉर्मूला, जितने टाइम्स मान लो n टाइम्स है तो n का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस, शॉर्टकट फॉर्मूला नोट कर लीजिए, n स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस, यानी जितने टाइम्स तुम स्ट्रेच करोगे उसका स्क्वायर करके उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ये हमने बताया केस 3। अब आपको हम बताना चाहते हैं टेम्परेचर, यानी तीसरा इफेक्ट जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। अब देखिए टेम्परेचर पे दो कैटेगरी आती है, एक आता है कंडक्टर, एक आता है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर में ऐसा होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को, अपना जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, चार्ज को ट्रांसफर करता है, उसमें उसको दिक्कत आती है, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। यानी टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, यानी रेसिस्टेंस इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। सो उसका क्या होगा, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इफेक्टिव, यानी वो इफेक्टिव हो जाएगा, सो यानी वो उसमें परेशानी होगी, देयरफॉर रेसिस्टेंस विल बी इंक्रीजेस। ये तो कहानी होगी कंडक्टर की। लेकिन सेमी कंडक्टर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें शुरू में थोड़े देर के लिए रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, सेकेंड ईयर में पढ़ना है। देखिए अगर किसी सेमी कंडक्टर डिवाइस को, जैसे मान लीजिए हम कहें लेड है या सेलेनियम है या जर्मेनियम है, वो जब गर्म होता है तो उनके मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, यानी उनकी दूरी जो होती है वो जंप करके 10⁻⁴ सेंटीमीटर था, वो उस दूरी को तय कर लेते हैं गर्म करने के बाद। तो थोड़े देर के लिए, थोड़े एक लिमिटेड टेम्परेचर रेंज में उनकी रेसिस्टेंस डिक्रीज होती है, लेकिन फर्दर उसको इंक्रीज करोगे तो उसका भी रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज तक शुरू में इंक्रीज होगा, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज के बाद वो फिक्स नहीं है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग है, तो अलग अलग टेम्परेचर पर उसकी रेसिस्टेंस इंक्रीज होगी। तो रीजन यही होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो उनके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करने में, यानी ट्रांसफर ऑफ चार्ज करने में दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो सेमी कंडक्टर में फर्स्ट रेजिस्टेंस डिक्रीज फॉर सर्टेन temperature range and then it is increases। यानी ये हम आपको बता दिए टेम्परेचर का। और चौथा कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ मटेरियल। अब देखिए जैसे सिल्वर है, सिल्वर इज द के बारे में बता रहे थे, नेचर ऑफ मटेरियल। देखिए अगर कोई सब्सटेंस, जैसे मान लिया रबड़ है, वुड है, ये सब इंसुलेटर है, तो इसका रेजिस्टेंस इतना अधिक है कि इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। अब सिल्वर है, कॉपर है, यानी कि अगर हम कहें सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ये सब ऐसे रजिस्टर हैं जिसका यूज हम लोग सप्लाई वायर की तरह तो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग हीटिंग डिवाइस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका रेजिस्टेंस कम है।
लेकिन ये कंडक्टर है, यानी इनका कंडक्शन, इनकी रेसिस्टिविटी भी कम होगी। क्लियर? यानी इसको हीटिंग डिवाइस में हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब कुछ वायर है, जैसे मान लीजिए आप लोग कहें नाइक्रोम वायर है, ये एलॉय है, किसका है? निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का मिला हुआ एक एलॉय है नाइक्रोम। ये एलॉय है, तो ये इसका यूज एज अ हीटिंग डिवाइस की तरह करते हैं। हीटिंग डिवाइस जैसे तुम लोग कहो हीटर हुआ, हीटर, टोस्टर, फिर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेस, इसका यूज करते हो। एक्चुअली में नाइक्रोम वायर में टेम्परेचर जो हमको मिलता है अबाउट 800 टू 1200 डिग्री सेल्सियस मिलता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर का यूज हम लोग हीटिंग डिवाइस में करते हैं, और हीटर में, टोस्टर में, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेस में, ये सब सारे हीटिंग डिवाइस, गीजर में भी इसका प्रयोग करते हैं। गीजर, अब देखिए गीजर हुआ है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक। अब देखिए अगला है टंगस्टन। टंगस्टन वायर, जिसको W से डिनोट करते हैं, ये एक ऐसा मेटल है जिसका यूज हम लोग एज अ लाइटनिंग यानी कि बल्ब में प्रयोग करते हैं। और ये टेम्परेचर हमको देता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो इसको हीटिंग डिवाइस में नहीं कर पाते, यानी इसमें हीट कन्वर्ट हो जाता है लाइट में। अगर आपसे कोई पूछे हीट और लाइट में किसके पास एनर्जी अधिक है, तो आप कहेंगे लाइट में। पहले कोई चीज गर्म होता है, गर्म होकर फिर कलर्ड होता है, मतलब रेडिश होता है, रेडिश के बाद येलोइश होता है, येलोइश के बाद वो लाइट रेडिएशन करने लगता है। एक्चुअली में टंगस्टन वायर का रेसिस्टेंस बहुत अधिक होता है, और नहीं, इसकी गलती बोलिए, रेसिस्टिविटी कम होती है, इसीलिए इसके पतले वायर का यूज करते हैं ताकि रेजिस्टेंस का बढ़ा सके। यानी कि इसकी लो रेसिस्टिविटी होती है, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? टंगस्टन का यूज हम लोग किसमें करते हैं? बल्ब में। ठीक है, ताकि वो पिघले ना, इसीलिए वो मेल्ट नहीं करेगा। सो वी यूज थिन वायर, पतले वायर का यूज करते हैं एज अ फिलामेंट ऑफ बल्ब, अगला है आपका, ये तो सप्लाई वायर में यूज करते हैं। ये मटेरियल के बारे में बता रहे हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट में। अब अगला है लेड और टिन एलॉय का यूज हम लोग किसमें करते हैं? फ्यूज वायर, हैविंग हाई रेसिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये फट से पिघल जाता है। ये हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग में फ्यूज बनाने का काम करते हैं, जो अपनी कुर्बानी देके पूरे वायर के घर के, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपकी स्पार्किंग हुई या कहीं पर कोई हाई रेट का अप्लायंस एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है और वहां हीटिंग हुई, तो फट से ये मेल्ट करके सर्किट को ऑफ कर देगा और आपके घर में पूरे वायरिंग को बचा ले जाएगा। यानी इसका यूज लेड और टिन का हम लोग यूज किसमें करते हैं? फ्यूज वायर में। ये हम कुछ मटेरियल के बारे में बताएं कि कैसे रेसिस्टेंस मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। यानी अब हमने 4 तरीके बता दिए। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया, और तीसरा हमने बताया टेम्परेचर, और चौथा हमने बताया नेचर ऑफ मटेरियल। क्लियर? रेसिस्टेंस हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, अब हम बताने जा रहे हैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, ये अक्सर ये क्वेश्चन आता है। देखिए रेसिस्टेंस क्या है?
द प्रॉपर्टी which oppose the flow of current, पहला। और रेसिस्टिविटी क्या है? इट इज द रेसिस्टेंस ऑफर बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी एक यूनिट लेंथ का, अगर 1 मीटर का वायर है और 1 मीटर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो जो इसका रेसिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। अब दूसरा डिफरेंस, इसकी एसआई यूनिट क्या है? ओम। इसकी एसआई यूनिट, जैसे मान लीजिए आपको हम नहीं बताएं अभी तो बता दे रहे हैं, रो एल बाई ए, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो इसकी ओम, इसकी मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। आप केवल ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर लिखेंगे, ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे। क्लियर? रेसिस्टेंस देखिए, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ये इसके अकॉर्डिंग घटे बढ़ेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में हमने 3 डिफरेंस बता दिया, ये दूसरा डिफरेंस और ये तीसरा डिफरेंस। अब देखिए इसमें कॉमन क्या बात है? दोनों बोथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सिमिलरिटी क्या है? टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। यानी दोनों इस फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे दोनों डिपेंड करेंगे। दोनों की वैल्यू चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज करने से और नेचर ऑफ मटेरियल को बदलने से ये चेंज होगा। ये हमने बता दिया रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि कंडक्टिंग डिवाइस के हिसाब से हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखिए कंडक्टर वो मटेरियल, जैसे आपने कहा सिल्वर, कॉपर, जिंक, सारे मेटल, ऑल मेटल आर कंडक्टर एक्सेप्ट मरकरी इज द पुअर कंडक्टर। देखिए जो सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच अलाउ द करेंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। यानी कि अगर हम ये कहें एनी सब्सटेंस विच अलाउ द करेंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। अलाउ द करेंट टू पास थ्रू देम, बस इतना याद रखिए। जैसे एग्जांपल सिल्वर, कॉपर, ये सब क्या है? कंडक्टर है। इसकी रेसिस्टेंस अबाउट 10⁻⁶ टू 10⁻⁸ ओम होती है। ये रेंज मेजरमेंट किया गया, इसकी रेजिस्टेंस इतना रेंज की होती है। अब हम आपसे कहें सेमी कंडक्टर जो पार्शली अलाउ करे, पार्शली अलाउ द करेंट, इसकी रेजिस्टेंस अबाउट 10⁻² टू 10⁻⁵ ओम के आसपास इसकी रेजिस्टेंस होती है। क्लियर? ये जो पार्शली करंट अलाउ करता है उसको कहते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर। क्लियर? 10⁻² ओम होता है। ठीक है? अगर हम कहें इंसुलेटर, तो इसका रेजिस्टेंस होता है 10⁻10 टू 10⁻17 ओम। ये इंसुलेटर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको क्या कहेंगे? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक वुड,
वुड, रबर, एक्सेट्रा, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। और पार्शली जो होता है जैसे सेलेनियम, जर्मेनियम, सेलेनियम, जर्मेनियम, ये सब सेमी आर्सेनिक, यस, ये सब सेमी कंडक्टर डिवाइस है जिनका यूज हम लोग हीटिंग डिवाइस के लिए अक्सर यूज किया जाता है, ठीक है। और एक है सुपर कंडक्टर। देखिए प्रैक्टिकली सुपर कंडक्टर अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेड एक कंडक्टर है। अगर इसको एट वेरी लो टेम्परेचर इट बिहेव लाइक ए सुपर कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको जब हम ठंडा करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में सिकुड़ते हैं और सिकुड़ने की वजह से इसका कंडक्टेंस बढ़ता है। तो ऐसा आइडियली माना गया है कि काफी लो टेम्परेचर पे इसका रेसिस्टेंस लगभग क्या हो जाएगा? जीरो। रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा। द प्रॉपर्टी इन विच the substance lose their resistance is approximately zero. Zero completely नहीं, approximately zero is called it behave like a superconductor device. तो हमने 4 कैटेगरी में ये चीज बता दिया।